हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो पक्ष है, एक जगह कुछ लिखा हुआ है, उसका हमें मेल बिठाना है। तो सबसे पहले है गढ़। गढ़ गढ़ है 84। 84 क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक गढ़ में 24 गांव होते थे, इसलिए उसे 84 कहा जाता था। तो गढ़ 84। टांडा, टांडा होता है कारवां, जो बंजारों का कारवां होता है उसे टांडा कहा जाता था। श्रमिक, श्रमिक जो थे वो पाइक होते थे। कुल, कुल एक तरीके का खेल था। सिप सिंह अहोम राज्य में होता था। और दुर्गावती गढ़ कांडगा से बिलोंग करती थी। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां डैश कहलाती हैं। तो इसका उत्तर है श्रेणियां। वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। तो इसमें उत्तर आएगा बुरंजी। बुरंजी जो है वो अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। अगला है, डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कंडगा में 70,000 गांव थे। अकबरनामा। इसका उत्तर है अकबरनामा। अगला है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान दिए। इसका उत्तर है मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। अगला प्रश्न, सही या गलत बताइए। जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी। सही। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं थे। गलत। गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। गलत। 24 नगरों को मिलाकर, 24 गांवों को मिलाकर। अगला है, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। गलत। अगला प्रश्न है, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? उत्तर, खानाबदोश पशुचारकों और खेतिहारों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खानाबदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के बदले उन घी, दूध दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। अगला प्रश्न है, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? उत्तर, अहोम प्रशासन को संगठन निम्न प्रकार से संगठित था। पहला, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। दूसरा, अहोम समाज कुलों में विभाजित था। बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। तीसरा, एक कुल खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। प्रश्न 6, वर्ण आधारित समाज में
क्या परिवर्तन आए? उत्तर, वर्ण आधारित समाज में निम्न परिवर्तन आए। पहला, वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। प्रश्न 7, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? उत्तर, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई तरीके के बदलाव आए। पहला, हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। अगला प्रश्न है, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? उत्तर, हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरीके से महत्वपूर्ण थे। जैसे पहला, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। दूसरा, सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1,00,000 बैलों से अनाज ढोते थे। अगला प्रश्न है, गौड़ लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? उत्तर, गौड़ लोगों के इतिहास और अहोमों के इतिहास में कई मायनों में अंतर था। जैसे पहला, गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजातियां थी, जबकि ओम ब्रह्मपुत्र घाटियों में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां थी। दूसरा, गौड़ यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। गौड़ आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। चौथा, गोंडवाना राज्य अहोम राज्यों की तुलना में बड़ा था। गौड़ इतिहास एवं अहोम इतिहास में समानता है। गौड़ और अहोम दोनों ही जनजातियां थी। दूसरा, दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। तीसरा, दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली